प्रस्तुत है के कामेश्वरी जी द्वारा लिखी गई कहानी मुसीबत। कल्पना अपने घर के पास ही एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। कल्पना के पिता सूरज जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। उमा बड़ी बेटी, कल्पना दूसरी बेटी, सबसे छोटी प्रियंका थी। उन्होंने 3 लड़कियों के बावजूद अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया था। उमा ने डिग्री की पढ़ाई पूरी की ही थी कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उन्हें लड़की इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने बिना दहेज लिए ही उसे अपने घर की बहू बना लिया। उमा के ससुराल की तरफ से कल्पना के लिए एक रिश्ता आया। माता पिता बहुत खुश थे। कल्पना ने माता पिता को बिठाकर समझाया कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। सूरज जी ने बहुत समझाया था, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी। इस बीच प्रियंका ने उस लड़के की फोटो को देखा और शादी के लिए तैयार हो गई। इस तरह प्रियंका की भी शादी हो गई। कल्पना और राधिका बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर भी पास ही थे। एक दिन स्कूल छूटते ही दोनों बातें करते हुए पैदल आ रहे थे तो राधिका को पीछे से किसी ने पुकारा, राधिका दी कैसी हैं? उसने पीछे पलटकर देखा तो राजीव था। वह उसके पिता के दोस्त का लड़का था। दोनों पुरानी बातों को याद करते करते चल रहे थे। राधिका ने कल्पना से उसका परिचय कराया। जैसे ही कल्पना का घर आया वह चली गई थी। 1 महीने बाद राधिका ने कल्पना से कहा कि राजीव तुमसे शादी करना चाहता है। कल्पना को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, राधिका यह कैसे संभव है? मुझे मेरे माता पिता का ख्याल रखना है, मैं उन्हें छोड़कर शादी नहीं कर सकती हूँ। उनकी देखभाल का जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है। राधिका ने कहा, कल्पना राजीव इसी शहर में रहता है और उसके साथ उसकी माँ रहती है। वह अकेला बेटा है। तुम जब चाहो तब आकर माता पिता को देख सकती हो और अपनी तनख्वाह भी उन्हें दे सकती हो। कल्पना राजीव से बात करना चाहती थी। यही बात उसने राधिका से कही। राधिका ने कहा, इतनी सी बात है, मैं आज ही राजीव को तुम्हें फ़ोन करने के लिए कहती हूँ। कल्पना तुम्हारा फ़ोन नंबर दे सकती हूँ ना? कल्पना हंसते हुए कहने लगी कि बिना नंबर के फ़ोन पर बात कैसे होगी? दे दे मेरा नंबर। उस दिन शाम को ही राजीव का फ़ोन आया और दोनों ने कहाँ मिलना है डिसाइड किया। कल्पना दूसरे दिन जब वहाँ पहुँची तब तक राजीव आ चुका था। राजीव ने कल्पना को दूर से देखते ही पहचान लिया और हाथ हिलाया। कल्पना भी वहाँ उस टेबल के पास पहुँची। दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो किया। कल्पना ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, राजीव जी मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं शादी के बाद भी उसे निभाना चाहती हूँ। मेरी तनख्वाह मेरे माता पिता पर खर्च करती हूँ क्योंकि उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है। राजीव ने उसकी हर बात मान ली। यह भी कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कल्पना ने माता पिता से संपर्क करने के बाद राजीव से शादी के लिए हामी भर दी। कल्पना के हाँ कहते ही उनकी शादी हो गई थी। एक ही शहर में रहने पर भी कल्पना को अपने माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन कल्पना के स्कूल से आते ही उसकी सास ने कहा, आओ कल्पना आओ, देखो तुम्हारे कदम घर में पड़ते ही राजीव का प्रमोशन हो गया और उसका तबादला भी हो गया है। कल्पना जब से शहर से बाहर गई थी तब से उसकी नौकरी छूट गई, माँ पिता छूट गए। ऊपर से राजीव की माँ ने दहेज ना लाने के लिए ताने देने शुरू कर दिए और मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। राजीव जो शादी से पहले उसके आगे पीछे घूमता रहा, आज माँ को रोकता भी नहीं था। कल्पना के जीवन में जो बदलाव आया उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। फिर क्या, सास और राजीव उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे। इस समय भी उन्होंने कल्पना के माँ पिताजी के पास उसे जाने नहीं दिया। कल्पना ने जब बेटी को जन्म दिया था तो माँ बेटे ने बेटी की तरफ से मुंह फेर लिया। एक दिन सास बाथरूम में गिर गई थी।
अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि बच्ची के कदम शुभ नहीं है। उसके आते ही मैं गिर गई। उसके ताने, बच्ची की देखभाल और घर के काम से कल्पना दुखी हो गई थी। कल्पना की सेवा से सासू की तबीयत ठीक हो गई और वह चलने लगी। एक दिन सुबह वह रसोई में विवेक के लिए लंच तैयार कर रही थी और बच्ची घुटनों के बल चलते हुए उसके पैरों के पास आ गई थी। विवेक का कहना था कि वह उस बच्ची को नहीं देखता तो शायद वह गिर जाता। माँ बेटे ने इस छोटी सी बात पर जोर देते हुए कल्पना से कहा कि अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़कर आ जा, वे ही उसे पाल लेंगे, हम थोड़ा सा पैसा भेज देंगे। सास ने कहा कि ऐसे सुझाव उसे मत दे विवेक, बेटी के साथ मायके भेज दे, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। विवेक ने एक बार भी नहीं सोचा और कल्पना से कह दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। कल्पना अपना और बेटी का सामान लेकर बिना पीछे देखे मायके चली गई और माँ पिताजी को सारी बातें बताई और कहा, मैं अपनी बेटी को ऐसा पालूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। दूसरे ही दिन वह उसी स्कूल में पहुंची जहां वह पहले नौकरी करती थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे फिर से नौकरी दे दी। बच्ची बड़ी हो रही थी। माँ ने कहा, कल्पना, इसका नाम रखते हैं, कब तक बच्ची कहकर पुकारेंगे? कल्पना ने कहा, सोनल रखते हैं। सोनल बड़ी हो रही थी। उसे स्कूल में भर्ती कराया गया था। वह होशियार थी। एक दिन रोते हुए घर आकर कहने लगी कि मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी कक्षा में सबके पापा हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं हैं। कल्पना ने अपने माता पिता को दिखाया और कहा, यह तेरे माँ पापा हैं। उसने मासूमियत से पूछा, फिर आप मेरी माँ नहीं हैं? कल्पना ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ। सोनल खुश होकर नाना नानी को ही माँ पापा कहकर पुकारने लगी। उसने सिविल की परीक्षाएं दी और अच्छी रैंक लेकर पास हुई। आज वह इस शहर में कलेक्टर बनकर आई है। उसके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। उसी के लिए सब आए हुए थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उसका नाम माइक में अनाउंस हो रहा था। वह अपने विचारों की तंद्रा से बाहर आई। सामने बेटी खड़ी थी। उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई। सोनल ने अपने भाषण में बताया था कि उसकी मां ने कितनी ही मुसीबतों का सामना किया था। बेटी पैदा होने की सज़ा सुनाई गई और घर से बाहर निकाल दिया गया। आज उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। यहाँ तक कि उसने अपने आप को मेरी बहन बताया और नाना नानी को मेरे माता पिता का दर्जा दिया, वह भी मेरे लिए। यह है मेरी माँ। इतने बड़े हॉल में सेक्रेटरिएट में नौकरी करने वाला विवेक अपनी माँ, पत्नी और 3 बेटियों के साथ बैठा हुआ था। उसने जब कल्पना को वहाँ देखा और सोनल की बातें सुनी तो वह अपनी किस्मत को कोस रहा था और शर्मिंदा हो रहा था कि लड़की है कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। बेटी आज पूरे समाज में नाम रोशन कर रही है। इसका पूरा श्रेय कल्पना को ही जाता है। उसने मुसीबत का सामना रोकर नहीं बल्कि उसका डटकर सामना किया। वह ही बदनसीब था जिसने हीरे को परखने में गलती कर दी। उसने देखा सोनल सिक्योरिटी के बीच माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी मुसीबत, जिसने कि बता दिया कि बेटियों का होना कभी भी मुसीबत नहीं है। उन्हें मन से अपनाइए। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।